जय हिंद दोस्तों, प्रयाग बोध में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। हमने पिछले वीडियोज में जो है तो देखा है किस प्रकार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन सिटीजन है साथ साथ फॉरेनर्स हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और स्टेट के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो स्टेट पॉलिसी लोगों के लिए पॉलिसी बनाते समय उनको ध्यान रखिएगा। उन्हें DPSP डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है। तो कभी पूछा जाता है एग्जाम में किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है और ये आर्टिकल 51 में है। तो किस आर्टिकल से फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं, वो 51 में जोड़ी गई है। ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जिक्र नहीं किया गया था। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इन्हें जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं 1976 में किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं। कभी एग्जाम में पूछा जाता है किस कमेटी के आधार पे जो तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़े गए हैं, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पे। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कभी पूछा जाता है तो ये बताएंगे हम लोग USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से जो तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51 में जो तो हमें दिया गया है। तो पहला है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो बातें कही गई हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, उन्हें हमें उनका पालन करना है कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ साथ इसमें जो आइडियल्स या इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं उनसे भी उनके भी रूल्स को हमें फॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जो है उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक, नेक्स्ट जो ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों को बताई गई है, सिटीजन्स को बताई गई हैं, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड देम नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये जो हमारे नेशनल स्ट्रगल करने से जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए उनको जो नोबल आइडियाज जो तो इंस्पायर करे थे उन्हें हमें चेरिश करना है, उन्हें फॉलो करना है। ठीक, जो नेक्स्ट हमें फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी जो हमारे इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है इसको हमेशा बढ़ाए रखना है, बढ़ाना है और साथ साथ प्रोटेक्ट भी करना है। कोई हमारी सोवरेनिटी, यूनिटी या इंटीग्रिटी को नुकसान ना पहुंचा सके। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी है, जो कंट्री है उसकी इंटीग्रिटी है उसको सुरक्षित हमें रखना है, डिफेंड करना है। साथ साथ यदि कभी नेशनल सर्विसेज के लिए हमें बुलाया जाता है तो नेशनल सर्विसेज हमें भी परफॉर्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो हमारे इंडिया के पीपल्स हैं उनके बीच में हार्मनी रहनी चाहिए और एक ब्रदरहुड की भावना रहनी चाहिए, भाईचारे की भावना हमें इंडियंस के बीच में रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजियस के हों, लिंग्विस्ट के हों या किसी रीजनल या सेक्शन डाइवर्सिटी के आधार पर होने के बावजूद भी हमें क्या है अपना भाईचारे को बना के रखना है। साथ साथ इसमें बताया गया है टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इन्हें हमें उन सभी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना, उन सभी प्रैक्टिस को त्याग देना पड़ेगा जो तो वुमेन्स की डिग्निटी को कम करते हैं। तो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, चाहे वो बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, ठीक, या उनके सती प्रथा हो, इन सभी प्रैक्टिसेस को हमें क्या है रिनाउंस करना है, त्यागना होगा। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। यानी जो हमारी रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर जो हमारी इंडिया की रही है उसको हमें वैल्यू देना है और साथ साथ उसको प्रिजर्व भी करके रखना है। ये ड्यूटी जो है तो हमें बताई गई है F में। ठीक, नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें बताई गई है वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन टू लिविंग क्रिएचर्स। यानी हमें अपने जो इन्वायरमेंट है उसको भी
हमें बचाना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर्स हो या वाइल्ड लाइफ हो, यानी किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और साथ ही साथ उसके इम्प्रूव करने के लिए भी हमें प्रयासरत रहना होगा। साथ ही साथ जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके प्रति भी हमें कंपैशन रखना होगा, दया की भावना रखनी होगी, उन्हें हमें बचा के रखना होगा। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज है टू हैव डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी हमें साइंटिफिक टेम्पर, जो हमारी विचारधारा होना चाहिए वो साइंटिफिक आधार पे होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म के आधार पे होना चाहिए। साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी हमें जानने के लिए क्या वास्तविकता है उसको हमें समझना होगा और साथ ही साथ ये कोई भी बुराई है उसमें हमारे कल्चर में कुछ किसी भी चीज़ में तो उसमें रिफॉर्म भी करना है। ठीक, नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी उसको हमें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी, उसको सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी भी पब्लिक, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें बताया गया है सिटीजन्स को। साथ ही साथ हमें वायलेंस को भी त्यागना होगा, वायलेंस से बचना होगा। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी जो हमें एक्सीलेंस प्राप्त करना, हमेशा आगे बढ़ते जाना है, कुछ न कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहना है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिव लेवल पे। इससे क्या होगा, इससे नेशनल हमारा कॉन्स्टेंटली जो है तो राइज होगा हायर लेवल पे और नए नए कीर्तिमान जो है तो हमारा देश गढ़ेगा। तो इसके लिए हमें प्रयासरत भी रहना होगा। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन्स को बताई गई है। नेक्स्ट ड्यूटीज बताई गई है वो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन इन हिज चाइल्ड आर वार्ड्स बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम पालते हैं पोसते हैं, उनके जो तो शिक्षा की व्यवस्था करना भी हमारी ड्यूटी होगी कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक हमें जो तो उनको एजुकेशन मिल सके। ये जो ड्यूटी है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये 11वीं जो तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ी गई है। इससे पहले जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई थी। तो मूल जो हमारा जब पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में जोड़ी गई थी, 1976 में उस समय 10 जो है तो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। एक जो है तो और जोड़ा गया है वो 2002 में जोड़ा गया है। तो याद रखिए कुल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें से 10 जो है तो 1976 में अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के एक्ट के तहत जोड़ा गया था और 86th अमेंडमेंट के तहत जो एजुकेशन के लिए है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। अब कुछ फीचर्स है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझ लेते हैं हम लोग। तो ये जो फीचर्स हैं ये मोरल ड्यूटीज हैं और कुछ इसमें से सिविक ड्यूटीज हैं। दोनों तरह की ड्यूटीज को हमारे फंडामेंटल में कुछ मोरल से ड्यूटीज जोड़ी गई हैं और कुछ सिविक ड्यूटीज जोड़ी गई हैं। यदि हम डिवाइड करना चाहें इनको तो दो तरह से इनको हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें मोरल ड्यूटीज हैं और कुछ सिविक ड्यूटीज। दूसरा है जो इसकी फीचर्स है ये केवल सिटीजन्स के लिए कहा गया है, ना फॉरेनर्स के लिए। जैसा कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जब देखे थे वो कुछ सिटीजन्स और कुछ फॉरेनर्स दोनों के लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स को दी गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी नॉन जस्टिसिएबल है, यानी इनके अगर इनको लागू नहीं किया जाता या कोई इनको फॉलो नहीं करता तो उसके लिए हम कोर्ट्स नहीं जा सकते उस ड्यूटी को निभाने के लिए। जिन जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। अब हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1976 में, उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया है लोगों के द्वारा। उनमें से कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जोड़ी गई हैं, जैसे वोट देना हो गया, टैक्स पेमेंट करना हो गया, फैमिली प्लानिंग और इस प्रकार की बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज गिनाए जा सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल कोई भी ड्यूटीज जो है उसकी लिस्ट जो है तो समाप्त नहीं हो सकती, वो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए पूरी तरह से कहा भी नहीं जा सकता कि सभी फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का जो क्रिटिक्स का कहना है कि ये ड्यूटीज बहुत वेग हैं, एम्बिगुअस हैं और सामान्य जो कॉमन पीपल्स हैं उनके अंडरस्टैंड में भी दिक्कत होती है। जैसे कंपोजिट कल्चर क्या है, ऐसे सामान्य लोग जो है तो नहीं जा सकते, या साइंटिफिक टेम्पर क्या है, उस आधार पे उन्होंने जो है तो इसका क्रिटिसिज्म भी फंडामेंटल ड्यूटीज का किया है कि साइंटिफिक टेम्पर क्या है, ये सब वेग हैं और कंपोजिट कल्चर इस तरह के जो वर्ड्स हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में वो सभी की समझ से परे हैं और वेग हैं। फिर जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं नॉन जस्टिसिएबल कैरेक्टर हैं, यानी इनको
इनके अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करता है, वायलेशन करता है, तो इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई जस्टिस के लिए बात नहीं की गई है। जबकि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने पनिशमेंट के लिए जो तो सिफारिश की थी, लेकिन उसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं शामिल किया गया था, तो इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल भी कहा जाता है। फिर देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज ए सुपरफ्लुअस, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज के क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि बहुत ही सुपरफ्लुअस है, यानी कि इसको बहुत ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं, ये अगर ना भी जोड़ी जाती तो भी हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उसको ऐसे आइडियल्स हैं इनको जो तो फॉलो करते ही हैं। तो इस आधार पर जो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं उसको क्रिटिसिज्म भी किया गया है। तो धन्यवाद। ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका क्रिटिसिज्म किस प्रकार किया गया है, उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।